सो हाय गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज है हमारा स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स का डे 3। सो एज ही ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट सेशन कि आज जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब तक जो भी हम लोग बेसिक चीज़ें कवर कर रहे थे, धीरे धीरे करके अब लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम बड़े हो रहे हैं। ओके। सो सेशन 1 में हमने आपको पढ़ाया था सिंगुलर और प्लूरल। सेशन 2 में हमने आपको पढ़ाया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। हमें जब किसी भी चीज को दिखाना होता है, यानी कि शो करना होता है, पॉइंट करना होता है, तो हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं। उसमें हमने कुछ वोकैबलरीज भी आपको बताई थी। आज जो चीज हम सीखने वाले हैं आज वो होगा कि उसके ऊपर आपका 50% ग्रामर बेस्ड रहेगा। ओके। सो आज किसी भी चीजों को मिस मत कीजिएगा, दोबारा वीडियो देखना पड़े दोबारा देखिएगा, कोई इशू नहीं है। बट आज जो चीज मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगेन मैं रिमाइंड आपको कराना चाहूंगी कि जब आप सेशन में रहें तो अपने फोन की नोटिफिकेशन को ऑफ कर लें और कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि हम कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको नोट कराने वाले हैं। ओके। थैंक यू वेरी मच। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके। तो इसको हमने मैजिकल स्ट्रक्चर क्यों कहा है? क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपका पूरा का पूरा टेंस बेस्ड होता है। जिस चीज में लेकर के आप कंफ्यूजन होता है ना आपको बहुत ज्यादा, कि मैम ये ऐसे क्यों हुआ, इसको कब चेंज करेंगे, उसको कैसे करेंगे, ये सारा कंफ्यूजन अब आपका यहाँ पे क्लियर होगा। ओके। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब इसको समझने के लिए पहले हमें इनके पार्ट्स को समझना होगा। सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा वर्ब क्या होता है। ओके। वैसे तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बट क्योंकि अभी हम लोग बेसिक में चल रहे हैं तो हम अदर वर्ड लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट जानना जरूरी होता है कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। तो द डूअर ऑफ एन एक्शन और अबाउट whom वी आर टॉकिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि कार्य को करने वाला या फिर जिसके बारे में हम बात करें उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। डूअर का मतलब होता है करने वाला। ठीक है। एक्शन का मतलब होता है काम। आप में से जिनको भी वोकैबुलरीज थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी है आप लोग इसको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। डूअर का मतलब होता है करने वाला। एक्शन का मतलब होता है काम। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। हुम का मतलब होता है जिसका, जिसकी या जिसके। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। और आप में से कई सारे लोग क्या करते हैं ना, कभी जब मन करता है और यूज करते हैं और जब चाहे तब आप एंड यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जब हम दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं सेम इंपॉर्टेंस के साथ, तो हम एंड का यूज करते हैं। जैसे कि सीता और गीता दोनों मेरे दोस्त हैं, है ना। तो सीता एंड गीता बोथ आर माई फ्रेंड्स, हमने दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दिया, सीता एंड गीता। नेक्स्ट, अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो वो आपको ऑफर करते हैं टी और कॉफी, यानी कि वो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम ऑप्शंस देने के लिए बात करते हैं, या तो ये या तो वो, ठीक है, दोनों में से किसी एक चीज को सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, तब हम और का यूज करते हैं। और जब हम दो चीजों के बारे में सेम इंपॉर्टेंस के साथ बात कर रहे होते हैं, दोनों को ही इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, तो हम एंड का यूज करते हैं। जैसे कि द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि कार्य को करने वाला, या फिर अबाउट whom वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो दोनों में से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है ना। अगर हमारे पास ये है तो भी सब्जेक्ट होगा, अगर हमारे पास ये है तो भी सब्जेक्ट होगा। ठीक है। बट मैम इसको फाइन कैसे करेंगे, तो लेट्स रीड सम एग्जाम्पल्स। यहाँ स्क्रीन पे आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब इसको हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके। वोकैबुलरीज की डाउट होगी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। राम ईट्स एन एप्पल। अच्छा, यहाँ पे ईट्स क्यों हुआ ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ये वर्ब वाला पार्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो जब हम आपको वर्ब का रिवीजन कराएंगे वहां पे हम आपको ये चीजें बताएंगे। ओके। राम ईट्स एन एप्पल, राम सेब खाता है। ठीक है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, हमारा डेफिनेशन क्या था, द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि कार्य को करने वाला। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, आम खाने का काम हो रहा है ना, खाने का काम हो रहा है। ओके। और ये खाने का काम हो किसके द्वारा रहा है, तो राम के द्वारा हो रहा है, तो राम विल बी द सब्जेक्ट, राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि सेंटेंस में जिसके द्वारा काम हो रहा है हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सिंग्स ब्यूटीफुली, है ना, वो बहुत सुंदर गाती है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तो गाना गाने का काम हो रहा है। और ये गाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तो वह के द्वारा।
शी को हम लोग लड़की के लिए यूज करते हैं, जब भी हम किसी एक लड़की की बात करेंगे तो वहां पे हम शी का प्रयोग करते हैं, और जब किसी एक लड़के की बात करेंगे तो वहां पे हम ही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये काम जो हो रहा है वो वह के द्वारा हो रहा है, यानी कि शी के द्वारा हो रहा है, तो शी विल बी द सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज कि द डॉग इज बार्किंग, यानी कि कुत्ता भौंक रहा है। अब यहाँ पे बार्किंग क्यों आया आईएनजी, ये भी आपका वर्ब का पार्ट है, तो ये हम आपको आगे बताएंगे वर्ब में। थोड़ा सा आपको बर्दाश्त पेशेंस रखना होगा, पहले हम सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो कुत्ता भौंक रहा है ना, तो भौंकने की इंग्लिश क्या हो जाती है, बार्किंग। इसको याद रखेंगे आप। बार्क, ये आईएनजी जो है ये आपका वर्ब की वजह से लगा है, तो बार्क की हिंदी हो जाएगी भौंकना। ठीक है, तो कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, भौंकने का काम हो रहा है, और ये भौंकने का काम कुत्ते के द्वारा हो रहा है। सो द डॉग विल बी द सब्जेक्ट, द डॉग विल बी द सब्जेक्ट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, आप में से कई सारे लोग क्या करते हैं ना, चिल्ड्रंस लिख देते हैं। सो लेट मी टेल यू कि चिल्ड्रंस जैसी कोई चीज नहीं होती। ओके, चिल्ड्रंस जैसा कोई वर्ड नहीं होता, चाइल्ड होता है, चाइल्ड का प्लूरल आपका चिल्ड्रन होता है, जो मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल की क्लास में ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। सो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ पे जो काम हो रहा है आपका वो हो रहा है खेलने का, और ये काम किसके द्वारा हो रहा है, तो बच्चों के द्वारा हो रहा है, यानी कि चिल्ड्रन के द्वारा। ओके, सो आई होप आप अभी तक इतनी चीजें समझ चुके होंगे, यानी कि कार्य को जिसके द्वारा किया जाए वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन के ऊपर। स्क्रीन पे आपके, तो अब हम चलते हैं थोड़े से क्यू एन ए, यानी कि प्रैक्टिस सेशन। बिना प्रैक्टिस के हम किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। सो हियर ऑन द स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे 10 सेंटेंसेस है। आपको क्या करना है, तो इसमें आपको, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आपको क्या करना है, तो इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई करना है। वर्ब यानी कि काम। ओके, वर्ब यानी कि काम, जो अभी हम पिछले बार कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, यू कैन सी हियर, हमने क्या किया है, सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर हमने वर्ब फाइंड किया है और सब्जेक्ट फाइंड किया है। सेम थिंग आपको यहाँ पे भी करना है, आपको वर्ब अंडरलाइन करना है और सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। यू हैव 5 मिनट्स फॉर दिस। आप स्क्रीन को पॉज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो आराम से, उसके बाद हम आपको आंसर भी बताएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट भी करो, क्योंकि आगे हमने सारी वोकैबलरीज आपकी क्लियर की हुई है। आपको किसी भी वोकैबलरी में डाउट आएगा तो आपको आगे उसका जवाब मिल जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब आप चीजों को सॉल्व करें ना, तो आप क्वेश्चन मत लिखो, आप सीधा उसका ट्रांसलेशन बनाओ हिंदी, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब को आप अंडरलाइन करें। सो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, आपने मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम लिया होगा इसमें। अब हम चीजों के आंसर को देखते हैं, लेट्स चेक द थिंग्स। सो हियर आर द थिंग्स। फर्स्ट सेंटेंस वाज कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइजेस जो है ये आपका वर्ब की वजह से हुआ है, राइज आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, और राइज का मतलब होता है उगना। राइज का मतलब होता है उगना, जब सूर्य उगता है ना तो उसको बोलते हैं राइज। ठीक है, सो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तो उगने का काम हो रहा है, यानी कि राइजेस। ठीक है, और ये उगने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तो सन के द्वारा हो रहा है, सो द सन विल बी द सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज कि माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग। अगेन ये जो प्ले का प्लेस हो गया, ये वर्ब के वजह से हुआ है। प्ले का मतलब होता है खेलना। और एक चीज मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूंगी कि हम जब भी किसी टाइम की बात करें, एवरी इवनिंग, मॉर्निंग, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो उन चीजों को या तो हम सबसे अंत में रखेंगे या तो सबसे पहले रखेंगे, या तो हम उसको सबसे सेंटेंस के पहले रखेंगे, एवरी मॉर्निंग या एवरी इवनिंग माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल, या तो फिर माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बस इसका ध्यान रखना, टाइम या तो हम सबसे पहले रखेंगे सेंटेंस के या तो सबसे अंत में रखेंगे। यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि मेरा भाई हर शाम फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है, और ये खेलने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तो मेरे भाई के द्वारा। भाई के द्वारा नहीं, कौन सा भाई, मेरा भाई। ठीक है, सो माई ब्रदर विल बी द सब्जेक्ट हियर। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। आईएनजी यहाँ पे लगा है, ये आपका वर्ब की वजह से लगा है। अगेन, फ्लाई का मतलब होता है आपका उड़ना।
ठीक है। हम लोग वोकैबलरीज को भी स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे, क्योंकि अगर हमें हिंदी वर्ड की इंग्लिश ही नहीं पता होगी तो हम सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके। सो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, उड़ने का काम हो रहा है, फ्लाइंग का काम हो रहा है। और ये उड़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तो बर्ड्स यानी पक्षियों के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज रीडिंग अ नॉवल, है ना। नॉवल एक किताब को कहते हैं, जो भी किताब में आपका लाइक एक बुक हो गई जिसमें कि काफी सारे कैरेक्टर्स है और वो स्टोरी काफी लंबी है, उसको हम लोग नॉवल कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका मूवी थी हमारी हाफ गर्लफ्रेंड, उसकी एक किताब भी थी, तो उसको नॉवल कहेंगे क्योंकि उसमें पूरी की पूरी एक स्टोरी दी हुई है, काफी बड़ी स्टोरी है, उसमें काफी सारे कैरेक्टर्स है। ओके। नेक्स्ट, शी इज रीडिंग अ नॉवल, वह एक उपन्यास पढ़ रही है। नॉवल को हिंदी में उपन्यास कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको नॉवल भी बोल सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ठीक है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, और ये यानी कि रीडिंग का काम हो रहा है। सिर्फ रीडिंग होगा, इज नहीं होगा, सॉरी फॉर दिस। ठीक है। सिर्फ आपका रीडिंग विल बी द वर्ब हियर। एंड आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि शी के द्वारा यहाँ पे आपका काम हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस इज वी वेंट टू द जू यस्टरडे। मैम वेंट का मतलब क्या होता है, वेंट का मतलब होता है जाना, लेकिन जाने की तो इंग्लिश गो होती है। गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट। ये जब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, मैं बार बार कह रही हूँ वर्ब में ये सारी चीजें होंगी। ओके। सो इसको आप गो के तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, यानी कि हम कल चिड़ियाघर गए थे। अगेन देखो यहाँ पर आपका यस्टरडे आ गया। यस्टरडे ये क्या है, लास्ट में है ना। हम चाहे तो इसको पहले भी रख सकते हैं, यस्टरडे वी वेंट टू द जू, या फिर वी वेंट टू द जू यस्टरडे। ओके। अस्टरडे नहीं पढ़ना है इसको, यस्टरडे पढ़ना है, यस्टरडे। ओके। सो यहाँ पे काम क्या हुआ, तो चिड़ियाघर जाने का काम हुआ। क्या काम हुआ, जाने का, यानी कि वेंट। और ये जाने का काम किसके द्वारा हुआ, तो हमारे द्वारा हुआ, तो वी विल बी द सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज कि द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। अध्यापक ने पाठ को स्पष्ट रूप से समझाया है। समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, समझाने की इंग्लिश होती है मेक अंडरस्टैंड या फिर एक्सप्लेन, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। मेक अंडरस्टैंड या फिर एक्सप्लेन, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, समझाने का काम हो रहा है, यानी कि एक्सप्लेन करने का काम हो रहा है। ये वर्क की वजह से आपका यहाँ पे ईडी ऐड हुआ है। और ये समझाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तो अध्यापक के द्वारा हो रहा है। अध्यापक यानी कि द टीचर, सो द टीचर विल बी द सब्जेक्ट, क्योंकि इनके द्वारा काम हो रहा है। इट इज रेनिंग हैविली, है ना। हैवी का मतलब देखो भारी होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज आपके वजन में ही भारी हो। कई बार हम बारिश के लिए भी बोलते हैं कि तेज बारिश हो रही है, या बारिश बहुत भारी बारिश हो रही है। बहुत भारी बारिश का भी मतलब तेज बारिश ही होता है, बारिश भारी नहीं होती है। ओके। सो तेज बारिश हो रही है, तो काम क्या हो रहा है, तो बारिश होने का काम हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एज ए सब्जेक्ट जो है वो इट को यूज कर रहे हैं, तो इट विल बी द सब्जेक्ट। चलिए, सो द नेक्स्ट सेंटेंसेस की, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। द नेक्स्ट सेंटेंसेस की दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, है ना, उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। यहाँ पे काम क्या हुआ, पूरा करने का, होमवर्क पूरा करने का काम हुआ। ठीक है। तो कंप्लीटेड विल बी द आपका वर्ब हो जाएगा। कंप्लीटेड आपका वर्ब होगा, नॉट हैव। ओके। कंप्लीटेड विल बी द वर्ब। एंड नेक्स्ट, दे विल बी द सब्जेक्ट, क्योंकि उन्होंने यानी कि उनके द्वारा कार्य को पूरा किया गया है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, बिल्ली सोफे पर सो रही है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। मैम सोना कोई काम है क्या, बिल्कुल, सोना उठना जागना नाचना गाना हंसना खेलना कूदना, बात करना, सुनना, देखना, समझना, सब कुछ काम है आपका। तो यहाँ पे सोने का काम हो रहा है, और ये सोने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तो बिल्ली के द्वारा, तो द कैट विल बी द सब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट, आई इंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे संगीत सुनना पसंद है। ओके। मुझे संगीत सुनना पसंद है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, संगीत सुनने का, यानी सुनने का काम हो रहा है, सुनने का, है ना। दूसरा चीज कि यहाँ पे पसंद है, तो पसंद करना भी आपका एक काम ही हो जाता है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट होगा, एक तो लिसनिंग हो जाएगा और दूसरा आपका एंजॉय हो जाएगा। मैंने सिर्फ एंजॉय लिखा है, आप दोनों लिख लेना, लिसनिंग और एंजॉय दोनों आपका यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। और दोनों ही कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं, तो आई के द्वारा हो रहे हैं। सो आई विल बी द सब्जेक्ट हियर। ओके। सो आई होप आप लोगों ने खुद को करेक्ट कर दिया होगा। एंड हियर वी हैव सम मोर सेंटेंसेस, यू हैव टू सॉल्व दिस आल्सो।
द सेंटेंस इज कि द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। क्या आसमान नीला होने का काम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। नीला होना कोई काम नहीं होता। अगर मैं कहूंगी कि मैं रिम्मी हूं, तो क्या मैं रिम्मी होने का काम कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। है ना? तो आप अगर याद करोगे तो मैंने आपको दो दो डेफिनेशन बताए थे। दो दो डेफिनेशन में हमने आपको क्या बताया था? लेट्स रिवाइज। वेरी गुड। द डूअर ऑफ एन एक्शन और अबाउट whom वी आर टॉकिंग। तो अभी तक हम जिन भी एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे थे उसमें हम कोई ना कोई कार्य ढूंढ रहे थे, यानी कि कार्य को करने वाला। यानी कि कार्य को करने वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अबाउट whom वी आर टॉकिंग यानी जिसके बारे में हम बात करें। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जिसमें काम हो रहा है, दूसरा वो जिसमें काम नहीं हो रहा है। जिसमें काम हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिसमें काम नहीं हो रहा है उनको हम लोग नो एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। नो एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है वैसे सेंटेंसेस जिसमें कि काम ना हो, और उन सेंटेंसेस में हम किसी ना किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि रिम्मी मैम टीचर है, तो रिम्मी मैम टीचर है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो टीचर होने का काम नहीं कर रही है तो है। मैं एक लड़की हूँ या फिर मैं रिम्मी हूँ, तो मैं रिम्मी होने का काम नहीं कर रही हूँ। मुझे कोई मेहनत लग रही है, मैं कुछ कर रही हूँ रिम्मी होने के लिए, मैं हूं तो हूँ। ठीक है। उसी तरीके से आप स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट होने का काम नहीं कर रहे, आप हैं तो है। दैट्स इट। तो इसको हम कहते हैं नो एक्शन सेंटेंस। एक्शन मतलब काम, नो एक्शन मतलब जहां पे काम ना हो। ओके। सो यहाँ स्क्रीन पे आपको जितने भी सेंटेंसेस सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, ये सारे के सारे नो एक्शन। ये सारे के सारे आपके नो एक्शन है, जहां पे कोई भी काम नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? जिसके बारे में बात हो रही है। तो अगेन आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने के बाद आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। वर्ब तो होगा ही नहीं किसी सेंटेंस में, और माइट भी हो भी सकता है, तो आपको अंडरलाइन करना है इसको। ओके। सो आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। ओके। सो लेट्स कंटिन्यू दिस। अब हम सारे आंसर्स को जानेंगे। आई होप आप लोगों ने 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लिया होगा, बट हमें इस समय को कम करना है थोड़ा, है ना? 10 मिनट या हमें 5 मिनट में ही सब कुछ सॉल्व कर लेना, और ये कैसे होगा? तो प्रैक्टिस के थ्रू। चलिए, तो हमारा पहला सेंटेंस था द स्काई इज ब्लू, यानी कि आसमान नीला है। क्या आसमान नीला होने का काम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आसमान नीला होने का काम नहीं कर सकता, है ना? आसमान नीला ही होता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? सब्जेक्ट स्काई। स्काई क्यों लिखा? क्योंकि हम आसमान के बारे में बात कर रहे हैं कि आसमान नीला है। माई नेम इज रिया। सेकेंड सेंटेंस क्या है? माई नेम इज रिया, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं रिम्मी हूं। तो क्या मैं रिम्मी होने में कोई मेहनत कर रही हूँ? नहीं ना। वैसे ही माई नेम इज रिया यानी कि मेरा नाम रिया है। तो मैं अपना नाम रिया रखने में कोई मेहनत नहीं कर रही हूँ, है ना? मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, मेरा नाम रिया है तो है। तो यहाँ पे हो जाएगा माई नेम, यानी कि मेरा नाम जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम नाम के बारे में, मेरे नाम के बारे में बात कर रहे हैं। है ना? मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम रिम्मी है, सॉरी रिया है। ओके। यहाँ पे आपका ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है क्योंकि हम नाम के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कि ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, या फिर यह मेरा दोस्त है। आप वह या यह कुछ भी यूज कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हम ध्यान रखेंगे, कट टू कट हमें कभी भी ट्रांसलेट नहीं करना है। हमें सेंस को क्लियर करना होता है। हम कॉम्पिटिटिव नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग हियर स्पोकन। स्पोकन का मतलब ही होता है सेंस को क्लियर करना, सामने वाली को अपनी बातें समझाना। तो ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही का प्रयोग हम किसी लड़की के लिए करते हैं। वेरी गुड। हाँ, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। ही का प्रयोग हम लड़कों के लिए करते हैं, लड़कियों के लिए नहीं करते, और लड़कों के लिए नहीं, लड़का। जब हम किसी एक लड़के के बारे में बात करें तो हम ही का प्रयोग करते हैं, यानी कि ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं। सो द सब्जेक्ट विल बी ही। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ही विल बी द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, दे आर हैप्पी, यानी कि वे खुश हैं। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे, क्योंकि हम उनके बारे में, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग खुश हैं। ठीक है।
दिस इज अ बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है, या फिर ये एक बड़ा घर है। याद करिए, मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ही आपको बताया था कि आप वर्ड मीनिंग्स के साथ नहीं, आप कॉन्सेप्ट के साथ चलो, क्योंकि दिस का मतलब ये भी होता है, यह भी होता है। ओके, क्योंकि दिस का मतलब ये भी होता है और यह भी होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाते वक्त कि आप वर्ड मीनिंग्स के साथ मत चलिए, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। तो यहाँ पे लिखा है कि यह एक बड़ा घर है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? घर के बारे में बात कर रहे हैं, यह, है ना? तो दिस विल बी द सब्जेक्ट। चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी आर इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में हैं। तो क्लासरूम में होने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग हैं तो हैं, ठीक है, हम कक्षा में हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका वी, क्योंकि हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग, हाँ, अपने बारे में बात करें कि हम लोग कहाँ पर हैं, क्लास में हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। स्टूडेंट को हिंदी में आप विद्यार्थी बोलते हो। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको स्टार्टिंग में ही दिया था कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट होने का काम नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट में पढ़ाई करने का काम करते हैं, है ना? स्टूडेंट होना कोई काम नहीं है। तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, यानी कि आई विल बी द सब्जेक्ट ही। नेक्स्ट सेंटेंस है कि शी इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। काइंड का मतलब होता है दयालु, ना कि बहादुर। आप में से कई सारे लोग इस गलतियों को दोहराते हैं, तो लेट मी क्लियर हियर, काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है। सो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो वह, यानी कि उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो लड़की को हम किससे इंडिकेट करते हैं भाई? तो शी से इंडिकेट करते हैं, तो शी विल बी द सब्जेक्ट हियर। नेक्स्ट, इट वॉज अ रेनी डे, वह एक बारिश वाला दिन था, है ना? तो हम वह के बारे में बात कर रहे हैं कि वह क्या था, एक बारिश वाला दिन था, तो वह विल बी द सब्जेक्ट, यानी कि एट आ जाएगा। द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, फूल बहुत सुंदर हैं, या फिर फूल सुंदर है। वेरी ब्यूटीफुल मैंने गलती से कह दिया, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो फूल सुंदर है ना? तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम किसकी सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं? तो फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्लावर विल बी द सब्जेक्ट। सो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया होगा। एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग, कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि सेंटेंसेस में हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो अगर आप गौर करोगे ना, तो हमने जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं, हर किसी के आगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका पहले सब्जेक्ट ही आ रहा है। हर जगह आपका पहले सब्जेक्ट ही आएगा। आप पीछे के सारे सेंटेंसेस को चेक कर लो, आपने जितने भी सेंटेंसेस अभी तक ट्रांसलेट किए हैं, जितने भी सेंटेंसेस अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस में आपका जो पहले आ रहा है, वो है आपका सब्जेक्ट। सो आज हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी करी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और अब तक हम जितनी भी चीजें आपको पढ़ा चुके हैं, आप उन सभी चीजों की प्रैक्टिस करके आइएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में आई होप आप लोग और भी ज्यादा मेहनत करके आइएगा, पीछे की चीजों को रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू वेरी मच।